हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंदेश्वर केमिस्ट्री क्लासेस। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसहसयोजी रसायन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं उपसहसयोजी यौगिकों यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नामकरण। हम सभी को पता है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कोई भी कंपाउंड पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक ही नाम से जाना जाए, इसीलिए हमें एक पद्धति की या एक मेथड की आवश्यकता हुई जिसे हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूप में लिया है। किसी भी संकुल के आईयूपीएसी नामकरण को पढ़ने से पहले हमें इनके कुछ रूल पढ़ने होंगे, तो उन रूल को हम सीक्वेंसली ना पढ़ते हुए हम कंपाउंड डायरेक्ट लेते हैं और उन्हीं पर हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो हमें इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 3 टाइप्स के कंपाउंड मिलने वाले हैं। देखते हैं बच्चों कौन कौन से, जैसे कि हमें यहाँ पर 3 प्रकार के उपसहसयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहे हैं। ये पहला, दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। तीनों कंपाउंड अलग अलग प्रकार के हैं। वो कैसे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट वाला भाग है जिसे हम लोग उपसहसयोजी क्षेत्र कहते हैं, वह बाद में आ रहा है, जबकि आयनीकरण क्षेत्र पहले आ रहा है। दूसरे वाले उदाहरण में हम देखेंगे कि उपसहसयोजी क्षेत्र पहले आ रहा है जबकि आयनीकरण क्षेत्र बाद में आ रहा है। जबकि तीसरा उदाहरण ऐसा है जिसमें केवल उपसहसयोजी क्षेत्र, आयनीकरण क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। तो तीनों जो टाइप हैं वो कैसे हैं बच्चों, अलग अलग हैं। अब हमने पहले की क्लासेस में पढ़ चुका है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर NaCl की, तो इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या आपने कभी किसी किताब में NaCl को ClNa लिखते देखा है क्या, कभी देखा है क्या? नहीं देखा, क्योंकि आईयूपीएसी का रूल ही है कि पहले धनावेशित वाला भाग रखा जाएगा और उसके बाद क्या रखा जाएगा, ऋणावेशित भाग रखा जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 की, तो इसमें भी देखिए पहले आपको कैल्शियम मिल रहा है और बाद में आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन। कैल्शियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि क्लोरीन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आईयूपीएसी का ये रूल ही है कि पहले धनावेशित वाला भाग रखा जाएगा, उसके बाद में फिर ऋणावेशित वाला भाग रखा जाएगा। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। उस पहले उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ आयनीकरण क्षेत्र पहले आ रहा है जबकि उपसहसयोजी क्षेत्र कैसा आ रहा है बच्चों, बाद में आ रहा है। क्योंकि आयनीकरण क्षेत्र पहले आ रहा है अर्थात आयनीकरण क्षेत्र आपका कैसा होगा, पॉजिटिव, जबकि उपसहसयोजी क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, ये वाला पॉजिटिव, जबकि ये वाला क्षेत्र कैसा हो गया, नेगेटिव। यहाँ उपसहसयोजी क्षेत्र कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं पहले कौन सा क्षेत्र है, उपसहसयोजी क्षेत्र, बाद में कौन सा क्षेत्र बच्चों, आयनीकरण क्षेत्र। उपसहसयोजी क्षेत्र पहले है इसलिए कैसा होगा बच्चों, धनावेशित, ये कैसा होगा, ऋणावेशित। इसके ना आगे कोई है ना इसके पीछे कोई है, बेचारा जिंदगी में उदासीन रहेगा। कैसा रहेगा, उदास रहेगा। तो ये संकुल कैसा होगा बच्चों, उदासीन होगा। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जो उपसहसयोजी क्षेत्र या जो संकुल होते हैं वो आपके, या उपसहसयोजी आयन या संकुल आयन जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, पहला संकुल आयन आपका हो सकता है ऋणावेशित। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं FeCN6, यहाँ पर 1 पोटेशियम पे 1 के 1 प्लस, तो 3 पर 3 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस। दूसरे वाले में हम देख रहे हैं कि जो संकुल आयन है वह कैसा है बच्चों, धनावेशित है, NH3 यहाँ हो जाएगा 3 प्लस। और यहाँ तीसरे में जो संकुल है वह कैसा है बच्चों, उदासीन है। यहाँ उपसहसयोजी यौगिक भी कैसा है, उदासीन है। तो इस प्रकार हमको आयन या तो पॉजिटिव मिलेगा, या तो नेगेटिव मिलेगा, या तो उदासीन मिलेगा। अब हम आईयूपीएसी के रूल्स देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, हम लोग रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम सिंपल सा रूल है, पहले आओ पहले पाओ। तो जो भाग पहले आता है, और वैसे भी कौन सा भाग पहले आता है बच्चों, धनावेशित वाला भाग पहले आता है। तो जो भाग पहले होगा उसे पहला लिखा जाएगा। यदि आयनीकरण क्षेत्र पहले होगा तो आयनीकरण क्षेत्र पहले लिखा जाएगा, और यदि उपसहसयोजी क्षेत्र पहले, तो पहले क्या लिखा जाएगा, उपसहसयोजी क्षेत्र लिखा जाएगा। जैसे पहले वाले
उदाहरण में मैं देख रहा हूं, पहले वाले उदाहरण में पहले क्या आ रहा है, आयनीकरण क्षेत्र, और बाद में क्या आ रहा है, उपसर्जित क्षेत्र। तो पहले क्या लिखा जाएगा, आयनीकरण क्षेत्र लिखा जाएगा। दूसरे वाले उदाहरण में पहले आया है आपका उपसर्जित क्षेत्र, तो उपसर्जित क्षेत्र पहले लिखा जाएगा, और तीसरे में तो केवल उपसर्जित क्षेत्र है, तो उतनी टेंशन की बात है ही नहीं। तो पहले वाले उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जो क्षेत्र पहले आ रहा है उसे हम पहले लिखेंगे, यानी कि पहला रूल ये है, पहले आओ, पहले आओ, पहले पाओ, यानी जो पहले आएगा उसका नामकरण पहले किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पहले अगर मान लीजिए आयनीकरण क्षेत्र आया है तो आयनीकरण क्षेत्र को हम पहले लिखेंगे। इस पहले वाले उदाहरण में हम देख रहे हैं, जब इसका हम लोग नामकरण करेंगे ये हो जाएगा आपका K3FeCN6। यहां हम देख रहे हैं आयनीकरण क्षेत्र में पोटेशियम की संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। पोटेशियम की संख्या 3 है, हमें यहां संख्या को व्यक्त, किसकी संख्या को व्यक्त, पोटेशियम की संख्या को व्यक्त नहीं करना है। तो यहां पर पहला रूल तो ये हो गया, पहले आओ पहले पाओ। दूसरा रूल ये होगा बच्चों कि आयनीकरण क्षेत्र अगर आप पहले लिख रहे हैं तो आयनीकरण क्षेत्र में जो आयन है उसकी संख्या को व्यक्त हम नहीं करेंगे। तो आयनीकरण क्षेत्र में उपस्थित आयन की संख्या को व्यक्त नहीं करते। तो जैसे यहां पर 3 पोटेशियम है तो हम केवल क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेशियम लिखेंगे। आईपीएससी का रूल है, आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, हमें उन संख्या को व्यक्त नहीं करना है। तो देखते हैं यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, पोटेशियम। क्या आ जाएगा यहां पर, पोटेशियम। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया यहां पर, पोटेशियम। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब देखते हैं अब कौन सा क्षेत्र आ रहा है बच्चों, उपसहसंयोजी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ रहा है, उपसहसंयोजी क्षेत्र आ रहा है। जब भी उपसहसंयोजी क्षेत्र आएगा तो इस उपसहसंयोजी क्षेत्र का जो नामकरण है हमको उल्टा करना है। किसके लिए मैंने ये रूल बताया, आयनीकरण के लिए रूल ये बताया कि हमको उनकी संख्या को व्यक्त नहीं करना है। और जब हम उपसहसंयोजी क्षेत्र का नामकरण करेंगे तो हमको उल्टा आना है। बेटा ये क्या है बताइए आप मुझे, ये है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है बच्चों, ये लिगेंड है। और ये क्या है बच्चों, लिगेंड की संख्या है। क्या है बच्चों, ये लिगेंड की संख्या है। यदि लिगेंड की संख्या 1 है तो हम मोनो लिख सकते हैं। यदि लिगेंड 2 है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डाई। अगर 3 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राई। लिगेंड अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। अगर 5 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटा। और अगर लिगेंड 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको 6 से ज़्यादा लिगेंड कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। तो केवल हमें इतना याद रखना है, 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। तो हमें यहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन जोन यानी उपसर्जित क्षेत्र का नामकरण कर रहे हैं तो हम सबसे कैसा करेंगे, हम लोग उल्टा चलेंगे। उल्टा जब चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है बच्चों, लिगेंड की संख्या। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, लिगेंड की संख्या। उसके बाद क्या मिल रहा है बताइए, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, लिगेंड। तो लिगेंड हमें रास्ते में मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, लिगेंड का नाम। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। लिगेंड के बाद, नाम के बाद हमें फिर क्या मिल रहा है बच्चों, सबसे पहले लिगेंड की संख्या मिला, फिर लिगेंड का नाम, फिर क्या है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अगला हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। और अंत में हम देखेंगे, अंत में हमने स्टार्ट किससे किया था, संख्या से। किसकी संख्या से, लिगेंड की संख्या से। खत्म भी किससे करेंगे हम लोग, संख्या से। लेकिन किसकी संख्या से, केंद्रीय परमाणु की। लेकिन कौन सी संख्या, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। तो अंत में हमें क्या लिखना है, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। और यह संख्या हमें किस में लिखना है बच्चों, रोमन संख्या में। किस में लिखना है बच्चों, हमें रोमन संख्या में हमें यह ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। तो जब भी आला भाग आएगा उपसहसंयोजी क्षेत्र तो यहां पर हमें सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखना है, उल्टा चलना है, फिर लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम। शुरू हमने किया था संख्या से, खत्म भी करेंगे संख्या से। लिंक किसकी संख्या से, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या से। तो
सबसे पहला रूल ये हो गया, आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्या में रहे हमको उनकी संख्या को व्यक्त नहीं करना है। और जब भी उपसहयोजी क्षेत्र वाला भाग आए तो हमें कैसे चलना है बच्चों, रिवर्स चलना है। रिवर्स में सबसे पहले लिगेंड की संख्या मिलेगा, फिर लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और अंत में मिलेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो करते हैं इसका नामकरण, और इसके नामकरण में हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम क्या हो जाएगा बच्चों, 6 है तो हेक्सा साइनो, क्योंकि लिगेंड का नाम क्या है साइनो, और यहां पर लास्ट में आयरन है, आयरन का क्या हो जाएगा बच्चों फेरेट, क्या हो जाएगा बच्चों फेरेट, अंत में क्या लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। हाँ, अब ये आयरन का फेरेट कैसे हुआ, तो अगला रूल ये हो जाएगा, यदि अगला ये नियम हो जाएगा कि यदि उपसहसंयोजी क्षेत्र कोऑर्डिनेशन जोन कैसा हो, ऋणावेशित हो, कैसा हो बच्चों, ऋणावेशित हो तो केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम का नाम परिवर्तित होगा। क्या होगा बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम परिवर्तित होगा। क्या यहां पर कोऑर्डिनेशन जोन नेगेटिव है, तो हाँ बिल्कुल नेगेटिव है। कैसे पता चले नेगेटिव है, जो बाद में आता है वो कैसा होता है नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन कैसा आ रहा है बच्चों, बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है तो कैसा होगा वो ऋणावेशित होगा। वैसे यहां आयनीकरण क्षेत्र पहले आ रहा है, उपसहसंयोजी क्षेत्र बाद में आ रहा है। जब ये क्षेत्र बाद में आ रहा है तो इसके नाम में परिवर्तन होगा, किसके, केंद्रीय धातु परमाणु के। अब कैसे कैसे नाम में परिवर्तन होगा बच्चों, तो यदि केंद्रीय परमाणु आपका आयरन है तो आयरन क्या बन जाएगा बच्चों, फेरेट बन जाएगा। यदि कॉपर है तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्यूप्रेट, क्या बन जाएगा क्यूप्रेट। यदि सिल्वर है बच्चों तो क्या बन जाएगा, अर्जेंटेड। यदि गोल्ड है बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऑरेट, क्या हो जाएगा ऑरेट। यदि लेड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लम्बेट, क्या हो जाएगा प्लम्बेट। यदि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, कोबाल्टेट। तो यदि ये नाम में परिवर्तन, इन नाम में परिवर्तन केवल तब होगा जब केंद्रीय धातु परमाणु के किसके साथ जुड़ा हो, ऋणावेशित उपसहयोजी क्षेत्र में उपस्थित हो, या यदि आपका उपसहयोजी क्षेत्र कैसा हो बच्चों, ऋणावेशित हो, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम परिवर्तित हो जाएगा। कॉपर का क्यूप्रेट हो जाएगा, गोल्ड का ऑरेट हो जाएगा, सिल्वर का अर्जेंटेट, आयरन का फेरेट हो जाएगा, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, कोबाल्टेट हो जाएगा। अगर क्रोमियम होगा तो क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा, निकिल होगा तो निकिल का निकिलेट हो जाएगा। तो अगर लेड होगा तो क्या हो जाएगा, प्लम्बेट। यदि टिन हुआ, यदि क्या हुआ बच्चों, टिन का संकेत क्या होता है, Sn, तो टिन है तो क्या हो जाएगा ये स्टेनेट, क्या हो जाएगा बच्चों स्टेनेट। निकिल है तो क्या हो जाएगा बच्चों, निकिलेट। अगर प्लेटिनम है तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। तो इस प्रकार केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में परिवर्तन तब होगा जब आपका उपसहयोजी क्षेत्र ऋणावेशित हो। और कैसे पता चलेगा ऋणावेशित है, या तो उस पर डायरेक्ट आपको ऋणावेश दिया होगा, या तो आपको यह समझना होगा कि उपसहयोजी क्षेत्र कैसा आएगा आपका, बाद में आएगा। यदि कोऑर्डिनेशन जो ऋणावेशित हो, कैसे पता चलेगा ऋणावेशित कैसा आएगा बच्चों, ये बाद में आएगा। क्या आएगा बाद में आएगा, क्या आएगा बाद में, कोऑर्डिनेशन जोन बाद में आएगा तो कैसा होगा, ऋणावेशित, और केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं, आयनीकरण क्षेत्र में है आयन, ये पहले आया, ये बाद में आया है, बाद में आया तो कैसा होगा बच्चों, ऋणावेशित। आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, हमको उनकी संख्या को व्यक्त नहीं करना है। तो यहाँ पर पोटेशियम 3 है लेकिन हमको उनकी संख्या व्यक्त नहीं करना है, तो हो जाएगा पोटेशियम। 6 है तो हेक्सा साइनो, बिकॉज ये वाला जो नेगेटिव है, ऋणावेशित है, अर्थात बाद में आया है, तो आयरन क्या कहा जाएगा, फेरेट। अंत में बचा उसकी ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या हमें करना है किसमें, रोमन संख्या में। तो देखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। हम जानते हैं पोटेशियम पे कितना आवेश होता है बच्चों, +1 आवेश। 3 पोटेशियम है तो क्या हो जाएगा ये +3। हमेशा ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना किसकी, केंद्रीय परमाणु की। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पर आयरन हो जाएगा X। साइनो ऋणावेशित लिगेंड, उस पर -1 आवेश होता है। 6 है तो -6 बराबर, यहाँ पर आपको कुछ प्लस माइनस कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो x = हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो कितना जाएगा +3। यहाँ रोमन अंकों में हमको क्या लिख जाना है, लिख देना है यहाँ पर +3 लिख देना है। तो ये हो जाएगा पहला आईयूपीएसी नामकरण जो होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट
थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा भाग आ रहा है, उपसहसयोजी क्षेत्र पहला आ रहा है। जो क्षेत्र पहले आएगा वो धनावेशित होगा, जो क्षेत्र बाद में आएगा वो कैसा होगा, ऋणावेशित। क्योंकि उपसहसयोजी क्षेत्र पहले आ रहा है तो वो धनावेशित, और यदि ये जोन, क्या यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के नाम में परिवर्तन होगा क्या बच्चों, नहीं होगा। केंद्रीय परमाणु के नाम में परिवर्तन केवल तब होता है जब ये जोन ऋणावेशित हो, अर्थात बाद में आए। चूंकि ये पहले आया है तो इसके नाम में कोबाल्ट का कोबाल्ट ही होगा, कोबाल्टेट नहीं होगा, क्योंकि ये पहले आया है अर्थात ये कैसा है, धनावेशित है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जोन, पहला रूल है पहले आओ पहले पे आओ, तो पहले जो आया उसका नामकरण पहले करेंगे। पहला कौन सा भाग आया है, उपसहसयोजी क्षेत्र आया, तो पहले हम इसको लिखेंगे। और जब भी उपसहसयोजी क्षेत्र हम लिखते हैं तो हम लोग कैसे चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। रिवर्स हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या कितनी है बच्चों, 6, तो हो जाएगा हेक्सो। लिगेंड का नाम है क्या, एमिन, तो क्या हो जाएगा, एमिन। कोबाल्ट है, कोबाल्ट ही रहेगा, क्योंकि नाम में परिवर्तन केवल तब होता है जब जोन ऋणावेशित हो। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों क्या, कोबाल्ट। अंत में लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या हम लिख लेंगे। बाद में आयनीकरण क्षेत्र आ रहा है, ये क्लोरीन है तो यहां पर इसको हम लोग क्लोराइड लिखेंगे। सल्फ SO4 रहता तो हम लोग सल्फेट लिखते, ब्रोमीन होता तो हम ब्रोमाइड लिखते। 3 है तो क्या हमें इनकी संख्या को व्यक्त करना है कि बच्चों, नहीं करना है। आयनीकरण क्षेत्र में उपस्थित आयनों की संख्या को व्यक्त नहीं करना है, तो केवल हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोराइड। यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अब हम यहां पर निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट है, इसे हम मान लेंगे क्या, X। एमिन उदासीन लिगेंड है बच्चों, उदासीन लिगेंड पर आवेश होता है 0। 6 में 0 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो उसको लिखकर कोई फायदा नहीं है। क्लोरीन पर -1 आवेश होता है, 3 क्लोरीन है तो -3 बराबर हो जाएगा 0। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, +3, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, +3। तो इस दूसरे संकुल का IUPAC नामकरण हो जाएगा हेक्सा एमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बढ़ते हैं तीसरे टाइप के उदाहरण की तरफ, और तीसरे टाइप का जो उदाहरण है वह है NiCO4। यहां हम CO में कंफ्यूज नहीं होना है, CO कोबाल्ट नहीं है, ये लिगेंड है कार्बोनिल। यदि C बड़ा होता और O छोटा होता तो ये केंद्रीय परमाणु, और यदि ये केंद्रीय परमाणु होता बेटा तो बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले आपका क्या लिखा होता, CO, और तत्व के रूप में होता तो पहला अल्फाबेट होता बड़ा और दूसरा अल्फाबेट कैसा होता, छोटा। दोनों अल्फाबेट बड़े हैं इसलिए वो एक लिगेंड है, उस लिगेंड का नाम क्या है, कार्बोनिल। इसके आगे कोई दिख रहा है क्या, नहीं। इसके पीछे कोई दिख रहा है क्या, नहीं। अर्थात यहां जो उपसहसयोजी क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, उदासीन होगा। क्या केंद्रीय परमाणु जो निकेल है इसके नाम में परिवर्तन होगा क्या बच्चों, इसके नाम में परिवर्तन बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु के नाम में परिवर्तन केवल कब होता है, जब उपसहसयोजी क्षेत्र कैसा हो, ऋणावेशित हो। तो देखते हैं इसका नामकरण। जो पहले आओ पहले पाओ, यहां तो ये अकेला आया है तो ये अकेला ही पाएगा, तो देखेंगे 4 लिगेंड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्रा। क्या हो जाएगा, टेट्रा। लिगेंड का नाम हो जाएगा कार्बोनिल। उसके बाद जो केंद्रीय परमाणु उसके नाम में परिवर्तन नहीं होगा तो यहां पर हो जाएगा क्या बच्चों, निकेल। अंत में लिखेंगे हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब हम लिखते हैं तो यहां पर निकेल को मान लेंगे क्या, X। कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, क्योंकि जो भी उदासीन लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में या तो एल आता है या तो कोई स्पेशल ऐसा रूल नहीं है। धनावेशित लिगेंड होता है नाम के अंत में EM आता, ऋणावेशित लिगेंड होता नाम के अंत में O आता। यहाँ पर 0 आवेश है तो 4 में अगर 0 का आप गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0। इस कंपाउंड का IUPAC नामकरण हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल। तो एक बार फिर से रूल को देख लेते हैं। पहला रूल है पहले आओ पहले पाओ, जो भाग पहले आएगा उसका नामकरण पहले किया जाएगा। आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, उनकी संख्या को हमें व्यक्त नहीं करना है। यदि उपसहसयोजी क्षेत्र की बात करते हैं, उपसहसयोजी क्षेत्र का नामकरण आपको करना है, तो यदि उपसहसयोजी क्षेत्र ऋणावेशित होगा बच्चों, तो ऋणावेशित होने पर केंद्रीय परमाणु के नाम में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा, आयरन का फेरेट, कॉपर का क्यूप्रेट, टिन का स्टेनेट, निकिल का निकलेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा आपको ऋणावेशित है, या तो आपको वहां ऋणावेश दिया होगा, या तो बच्चों आपको
ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन जोन बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा होगा तो उपसर्जित क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, ऋणावेशित होगा। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। जब भी आपको उपसर्जित क्षेत्र का नामकरण करना है तो रिवर्स चलना है। रिवर्स जब चलेंगे तो सबसे पहले आएगा लिगेंड की संख्या, उसके बाद आएगा लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम और अंत में उसकी ऑक्सीकरण संख्या। किस में लिखना है बच्चे, हमें रोमन संख्या में हमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। तो अब हम करते हैं अलग अलग कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे टाइप बनाकर, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग टाइप फर्स्ट के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहला जो हमने टाइप लिया है वह है धनायन संकुल या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो बात करते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, देखते हैं सारे के सारे टाइप कैसे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, या तो हमें डायरेक्ट क्या दिया रहेगा, प्लस दिया रहेगा, जैसे कि इस उदाहरण में हमें क्या दिया, डायरेक्ट प्लस। या तो बेटा पहला जो पार्ट होता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन जोन उपसर्जित क्षेत्र पहले आ रहा है तो धनावेशित धनावेशित धनावेशित। तो जो जोन पहले आ रहा है, हम यहाँ पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जोन कैसा आ रहा है बच्चों, पहले आ रहा है। जो भाग पहले आता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। और यदि कोऑर्डिनेशन जोन अगर धनावेशित हो तो हमें नामकरण जब करना है तो केंद्रीय परमाणु के नाम में परिवर्तन नहीं करना है। तो देखते हैं सबसे पहला उदाहरण और बढ़ते हैं। पहला ये आ रहा है, नाम में परिवर्तन नहीं होगा, हम उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या कितनी है बच्चों, 6। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एमिन कोबाल्ट और अंत में हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्या में क्यों ना रहे, हमें उनकी संख्या को व्यक्त नहीं करना है। अंत में क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइड। अंत में क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ऑक्सीजन संख्या अगर हम यहाँ पर निकालें तो कोबाल्ट हो जाएगा आपका X, एमिन उदासीन लिगेंड है। 6 में आप शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य आएगा, 1 क्लोरीन पे -1, 3 क्लोरीन है तो -3 बराबर 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, +3। तो यहाँ पर रोमन अंकों में क्या हो जाएगा, +3। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। हम चलते हैं उल्टा, बिकॉज ये वाला पार्ट पहले आया है तो केंद्रीय परमाणु के नाम में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, केंद्रीय परमाणु के अलावा यहाँ 2 प्रकार के लिगेंड हैं। पहला लिगेंड का नाम एमिन है, जबकि दूसरे लिगेंड का नाम क्या है बच्चों, क्लोरीन है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर जब अटेंडेंस लेते थे तो वहाँ पर वो जनरली क्या रूल फॉलो करते थे, जो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में पहले आता था उस स्टूडेंट का नाम पहले आता था। वही रूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और देखेंगे कि एमिन का ए पहले आता है या क्लोरो का सी पहले आता है। तो बच्चों आसान सी बात है, एमिन का ए पहले आता है। तो यहाँ पर ये 5 लिगेंड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटा एमिन। हाँ, आपको पेंटा का पी, डाई का डी ये नहीं लेना, आपको लिगेंड के नाम का अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस देखना है। तो ये एमिन है तो हो जाएगा पेंटा एक्वा, देन उसके बाद क्लोरो। मैंने आपको बताया था कि जब एक संख्या में रहे तो मैं चाहता तो इसको मोनोक्लोरो भी लिख सकता था, किंतु अगर मैंने केवल क्लोरो लिखा है इसका मतलब यही है कि क्लोरीन केवल कितने यहाँ पर 1 है। यहाँ जो क्लोरीन है वो लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, जबकि यहाँ जो लिगेंड है वो आयनीकरण क्षेत्र में है। यहाँ पर प्लेटिनम का प्लेटिनम ही होगा, प्लेटिनम। इसके बाद होगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्या में क्यों ना रहे, हमें उसकी संख्या को व्यक्त नहीं करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। प्लेटिनम हो जाएगा X, ये उदासीन लिगेंड है, 5 शून्यम 0 हो जाएगा। इस क्लोरीन पर -1 आवेश, यहाँ पर 3 क्लोरीन तो -3 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, -4 बराबर 0। ये माइनस जब साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण जो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि केंद्रीय परमाणु क्रोमियम के अलावा यहाँ पर 3 प्रकार के लिगेंड है, एक एमिन, दूसरा क्लोरो और तीसरा क्या है बच्चों, नाइट्रो है। तो एमिन का ए पहले आएगा, क्लोरो का सी पहले आएगा या नाइट्रो का एन पहले आएगा। तो आसान सी बात है, एमिन का ए पहले आएगा। नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्रा एक्वा। क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्रा एक्वा। क्लोरो का सी पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरो टेट्रा एक्वा क्लोरो। इसके बाद हो जाएगा क्या, नाइट्रो। नाइट्रो के बाद देखेंगे यहाँ पर नाम में परिवर्तन नहीं होगा, क्रोमियम हो जाएगा। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर ये क्या है बेटा, NO3, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, नाइट्रेट।
अंत में हम यहाँ पर देखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो क्रोमियम को हम मान लेंगे क्या x, नाइट्रो पे बच्चों -1 आवेश होता है तो ये हो जाएगा -1, क्लोरो पर -1 आवेश तो ये भी -1। यहाँ हम देखेंगे एमिन उदासीन लिगेंड है तो वो शून्य हो जाएगा, लिखकर कोई फायदा ही नहीं है। और यहाँ पर -1 है तो ये -1 इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 0। ये साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ जो ऑक्सीकरण संख्या होगी बच्चों कितनी होगी, +3 होगी। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ और देखते हैं 6 लिगेंड हैं तो हो जाएगा क्या, हेक्सा। लिगेंड का नाम क्या है बच्चों, तो है एमिन। देखते हैं प्लेटिनम है तो क्या हो जाएगा, ये अपना प्लेटिनम। नाम में तो परिवर्तन होने वाला था नहीं। आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्या में रहे हमको उनकी संख्या को व्यक्त नहीं करना है। तो यहाँ पर अंत में केवल क्या आएगा बच्चों, क्लोराइड आएगा। देखते हैं यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर। यहाँ प्लेटिनम को मान लेंगे हम क्या बच्चों x, एमिन उदासीन लिगेंड है, लिखकर कोई फायदा है क्या, नहीं, क्योंकि इस पर आवेश क्या होता है 0। 4 क्लोरीन है तो -4 बराबर हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों +4। रोमन अंकों में हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, +4। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। देखते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के लिगेंड, एक है क्लोरो का C, दूसरा एक्वा का A और तीसरा है एमिन का A। प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ भी इसका नाम A से आ रहा है और यहाँ भी इसका नाम किससे आ रहा है, A से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है ये Q और यहाँ पर क्या है अपना M। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में पहला अल्फ़ाबेट दोनों लिगेंड का तो सेम हो गया, किंतु यहाँ पर जो ये M है और ये Q है, अब इसमें तुलना करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में M पहले आता है या Q पहले आता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, JKLMNOPQ, तो M पहले आता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एमिन का A पहले लिखेंगे हम लोग। तो 4 लिगेंड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्रा एक्वा। फिर क्या हो जाएगा, सॉरी, टेट्रा एमिन एक्वा क्लोरो। उसके बाद में हो जाएगा केंद्रीय परमाणु का नाम कोबाल्ट। उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या और बाहर कितने क्लोरीन है, 2। आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्या में क्यों ना हो उनकी संख्या को व्यक्त नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोराइड हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, +3। उसका कारण ये है, ये 0 लिखकर कोई फ़ायदा नहीं, 0 लिखकर कोई फ़ायदा नहीं। ये -1 ये -2, साइड चेंज करेगा तो x इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, साइड चेंज करेगा बच्चों क्या हो जाएगा +3। बढ़ते हैं अगले आईपीसी नामकरण की तरफ और देखते हैं यहाँ पर भी 2 प्रकार के लिगेंड है। अच्छा, यहाँ पर इसके आगे कोई क्षेत्र नहीं है, इसके पीछे कोई क्षेत्र नहीं है, तो हमें ये नहीं मान लेना है कि उदासीन है। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बच्चों, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यानी आयनीकरण क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कैसा है, धनावेशित है। यदि आयनीकरण क्षेत्र धनावेशित है तो इसके नाम में परिवर्तन होने वाला नहीं है। 4 लिगेंड है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्रा एक्वा। 2 लिगेंड क्लोरो है तो क्या हो जाएगा बच्चों, डाई क्लोरो। इसके बाद होगी इसकी केंद्रीय परमाणु का नाम। केंद्रीय परमाणु का नाम क्या है बच्चों, क्रोमियम। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या। अंत में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया लेकिन यहाँ पर प्लस दिया है, तो अंत में हमें आयन लिखना। अंत में क्या लिखना बच्चों, आयन लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर क्रोमियम के बाद इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या में आप निकालेंगे तो क्रोमियम हो जाएगा हमारा क्या, X। ये तो उदासीन लिगेंड है, लिखकर कोई फायदा ही नहीं है। 2 क्लोरीन है तो हो जाएगा -2 इक्वल टू, हर बार हम 0 करते थे क्योंकि अतिरिक्त प्लस या माइनस आवेश नहीं होता था। इस बार यहाँ पर +1 दिया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, +1 लिखेंगे। तो x इक्वल टू +1, ये पहले से है, ये साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जब प्लस लिखा होगा या माइनस लिखा होता तो अंत में आयन लिखना कंपलसरी है। बढ़ते हैं अगले संकुल की तरफ। तो यहाँ पर 2 एमिन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, डाई एमिन। लिगेंड जो है हमारा एमिन है, केंद्रीय परमाणु आयरन नहीं सिल्वर है तो सिल्वर ही रहेगा, नाम में परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या और अंत में क्या हो जाएगा बच्चों, अंत में हो जाएगा क्लोराइड। इसकी यहाँ ऑक्सीजन संख्या अगर हम निकालें तो सिल्वर हो जाएगा क्या बच्चों, X। ये तो उदासीन लिगेंड है, लिखकर कोई फायदा है क्या, नहीं। क्लोरीन पे -1 आवेश हो जाएगा 0, तो साइड चेंज करेगा तो माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगले उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर
6 लिगेंड है हमारे, तो हो जाएगा क्या, हेक्सा एक्वा। इसके बाद हो जाएगा क्या, टाइटेनियम, टाइटेनियम। उसके बाद लिखेंगे बच्चों उसकी ऑक्सीजन संख्या, और अंत में क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो 0 लिखकर कोई फायदा ही नहीं। टाइटेनियम हो जाएगा X, 1 क्लोरीन पर -1, तो 3 क्लोरीन पर -3। साइड चेंज करेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा +3। यहाँ ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, +3। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला जो उदाहरण है वहाँ पर क्या है बच्चों, लिगेंड का नाम है एथिलीन डाइएमिन। ऐसे लिगेंड बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए, चलो ये है मान लीजिए कितना, 2, ये कितना है मान लीजिए 2। अब यहाँ पर ये 2 लिगेंड है, तो पहला तो मैं लिखता लिगेंड की संख्या 2, तो डाई लिखता। फिर EN को क्या लिखता, एथिलीन डाइएमिन। तो डाई कितने बार यूज हो रहा है, 2 बार। होता क्या नाम फिर, डाई एथिलीन डाइएमिन। अच्छा लगता क्या, नहीं लगता। तो इसके लिए IUPAC ने सुविधा दी है कि ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसा आता हो, उनकी संख्या यदि 2 है, यदि उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 2 है, तो क्या लिखा जाएगा, बेस। अगर बेटा 3 है तो क्या लिखा जाएगा, ट्रेस। और यदि 4 है तो क्या लिखा जाएगा, टेट्राकिस। क्या लिखा जाएगा, टेट्राकिस। चूंकि यहां पर इस लिगेंड का नाम एथिलीन डाइएमिन है, इसके नाम में ही डाई आ रहा है, तो यहां पर इसकी संख्या को व्यक्त करने के लिए चूंकि 2 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। फिर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, एथिलीन डाइएमिन। उसके बाद इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। कॉपर है तो कॉपर ही हमको लिखना है, और अंत में यहां पर लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। सल्फेट है तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फेट हो जाएगा। निकालते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो कॉपर हो जाएगा हमारा क्या, X। एथिलीन डाइएमिन उदासीन लिगेंड है, लिखकर कोई फायदा ही नहीं। SO4 पर बच्चों -2 आवेश होता है, तो -2 बराबर 0, तो X इक्वल टू हो जाएगा +2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, +2 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। 4 लिगेंड है तो हो जाएगा बच्चों टेट्रा एमिन कॉपर। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या, और अंत में क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फेट हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन संख्या निकालना है तो कॉपर हो जाएगा X। उदासीन लिगेंड है, लिखकर कोई फायदा ही नहीं है। SO4 -2 आवेश, तो हो जाएगा X इक्वल टू +2। तो ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, +2। अंतिम उदाहरण हम देखते हैं। पहला जो टाइप है उसका, इसका नामकरण हम लोग देखते हैं। ये वेरी IMP बहुत ही स्पेशल है, वेरी IMP। देखते हैं इसका जो IUPAC नामकरण है, एक्चुअल में कंफ्यूजन कहाँ पर है, यहाँ पर। ये जो NO है, इस यहाँ पर NO पर कौन सा आवेश होता है, प्लस। एक्चुअल में जो NO है ये जब इस रूप में रहता है तो नाइट्रोसिल होता है, और NO प्लस के रूप में होता है तो किस रूप में होता है बच्चों, नाइट्रोसोनियम। तो धनावेशित लिगेंड भी होता है और उदासीन लिगेंड भी होता है। तो यहाँ ये है ब्राउन रिंग संकुल। क्या है बच्चों, ये ब्राउन रिंग संकुल है। एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछा गया है। तो जो ब्राउन रिंग संकुल होता है उसमें जो NO होता है उस पर कौन सा आवेश होता है बच्चों, प्लस आवेश होता है। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। पहले वाला पार्ट आ रहा है, यानी केंद्रीय परमाणु के नाम में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उपसहसर्जी क्षेत्र कैसा है बच्चों, धनावेशित है। तो यहाँ पर नाइट्रोसोनियम का N पहले आएगा, एक्वा का A पहले आएगा। तो एक्वा का A पहले आएगा तो कितने हैं टोटल, ये 5। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोसोनियम। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां लिखा जाएगा क्या बच्चों, आयरन। और अंत में हो जाएगा, सॉरी, नाइट्रोसोनियम के बाद आएगा आयरन। आयरन के बाद लिखी जाएगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या, और अंत में तो हम सभी को पता है SO4 यानी क्या है बच्चों, सल्फेट है। ऑक्सीजन संख्या निकालने तो ये हो जाएगा आपका X। एक्वा उदासीन लिगेंड है बच्चों, 0 आवेश होगा, लिखकर कोई फायदा ही नहीं है। नाइट्रोसोनियम पर +1 आवेश, SO4 पर 0 -2 आवेश, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो X इक्वल टू, हम यहाँ पर साइड चेंज करें तो माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस। प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। तो ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, +1। वेरी IMP एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वीडियो को पॉज कर लें, और वीडियो को पॉज करने के बाद बढ़ते हैं हम फिर आगे की तरफ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, और जो अगला टाइप हमने लिए रखा है
वो है आपके ऋणावेशित संकुल। ऋणावेशित संकुल की हम बात करते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ऋणावेशित संकुल है? तो यदि संकुल के ऊपर आपको ऋणावेश डायरेक्ट दिया हो तो भी हम पहचान जाएंगे कि संकुल कैसा है आपका ऋणावेशित। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यदि ऋणावेशित दिया है तो केंद्रीय परमाणु के नाम में परिवर्तन होगा, और स्पष्ट रूप से अगर यहाँ आयनिक फॉर्म में दिया होगा तो अंत में आयन लिखना कंपलसरी है। यहाँ कैसे पहचानेंगे यदि डायरेक्ट ना दिया गया हो? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पार्ट पहले आता है वो धनावेशित, जबकि जो पार्ट बाद में आता है वो कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। तो यहाँ पर बड़े ब्रैकेट वाला भाग बाद में आया अर्थात ऋणावेशित है, और जब भी बड़ा ब्रैकेट वाला भाग अगर ऋणावेशित हो अर्थात बाद में आया हो तो केंद्रीय परमाणु के नाम में परिवर्तन होगा। तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, करते हैं पहला प्रश्न। तो यहां पर सबसे पहले आयनीकरण क्षेत्र आया है। आयनीकरण क्षेत्र में कुल कितने पोटेशियम? यहाँ पर 3। आयनीकरण के क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्या में क्यों ना हमें उस संख्या को व्यक्त नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेशियम। क्या हो जाएगा ये? पोटेशियम। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 6 लिगेंड है तो हो जाएगा हेक्सा, लिगेंड का नाम हो जाएगा साइनो, और लिगेंड चूंकि यहाँ पर बड़े ब्रैकेट वाला भाग बाद में आया है ऋणावेशित है तो आयरन का क्या हो जाएगा बच्चों? फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर एक पोटेशियम पर +1 चार्ज तो 3 है तो +3, आयरन पर जाएगा आपका x, एक लिगेंड पर -1 तो 6 है तो -6 = 0, तो x = क्या हो जाएगा बच्चों? +3। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +3। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार एग्जाम में ये आ जाता है कि पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का आईयूपीएसी नामकरण लिखिए। तो इसी कंपाउंड को हम लोग पोटेशियम फेरीसाइनाइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो इसका सामान्य नाम क्या है बच्चों? पोटेशियम फेरीसाइनाइड। इसे आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम फेरीसाइनाइड का आईयूपीएसी नामकरण क्या है, डायरेक्ट आपको ये ना दिया जाए तो हमें ये पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 सोडियम है, हमें आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्या में क्यों ना व्यक्त नहीं करना है। 2 सोडियम है, हमें नहीं करना है व्यक्त, तो हो जाएगा आपका क्या? सोडियम। बड़े ब्रैकेट वाले भाग ऋणावेशित है क्योंकि बाद में आया है। 4 लिगेंड है, उल्टा चलना में 4 है तो क्या हो जाएगा बच्चों? टेट्रा। लिगेंड का नाम है क्या? क्लोरो। जिंक का क्या हो जाएगा बच्चों? जिंकेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो सोडियम पर +2 चार्ज, जिंक हो जाएगा आपका x, -4 = 0, तो x = कितना हो जाएगा बच्चों? +2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है 2 पोटेशियम है, तो क्या आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी कितनी भी संख्याओं में हमें व्यक्त नहीं करना है। क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेशियम। उसके बाद 6 क्लोरीन है तो हेक्सा क्लोरो। प्लेटिनम का क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेटिनेट। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। 2 पोटेशियम है, एक पोटेशियम +1 आवेश, 2 पोटेशियम तो +2। प्लेटिनम हो जाएगा आपका x, एक क्लोरीन पर -1, 6 क्लोरीन है तो -6 = 0, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? +2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 पोटेशियम है तो क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेशियम, क्योंकि संख्या को हमें व्यक्त नहीं करना है। पोटेशियम। 4 आयोडीन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? टेट्रा आयोडो। और चूंकि मरकरी है, नाम में परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा बच्चों? मर्क्यूरेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो 2 पोटेशियम में तो हो जाएगा +2, मरकरी हो जाएगा आपका x, आयोडीन 4 तो -4 = 0, ऑक्सीकरण संख्या कितनी जाएगी बच्चों? इसकी +2। यहाँ आपको ये बात जानने लायक है कि पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग नेस्लर अभिकर्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों? नेस्लर अभिकर्मक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या हो जाएगा इसका नाम? सोडियम डाइसाइनो। इसके बाद इसकी नाम हो जाएगा क्या? अर्जेंटेट। क्या हो जाएगा बच्चों? अर्जेंटेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी जाएगी? इसकी ऑक्सीजन संख्या +1। कितनी जाएगी बच्चों? +1। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा? डाइसाइनो, बिकॉज ऋणावेशित है तो निकिल का क्या हो जाएगा बच्चों? निकिलेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, अंत में आयन लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें आयनिक फॉर्म में दिया गया है। निकिल हो जाएगा आपका x,
साइनो -2 इजकल टू -2, तो टेट्रासाइनो कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ बच्चों इसको? टेट्रासाइनो, तो -4। हाँ, यहाँ पर डाइसाइनो की जगह मैं क्या कर दे रहा हूँ इसे? टेट्रासाइनो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x, 4 लिगेंड हो जाएंगे तो -4 इजकल टू 0, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका नाम हो जाएगा क्या? पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनो। क्रोमियम का क्या हो जाएगा बच्चों? क्रोमेट। क्या हो जाएगा क्रोमियम का? क्रोमेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ऑक्सीजन संख्या इसकी कितनी आएगी बच्चों? 3 आएगी। कैसे आएगी 3? 1 पोटेशियम पे +1 चार्ज, तो 3 पोटेशियम पे +3। क्रोमियम हो जाएगा आपका x -1 -6 इजकल टू 0, साइड चेंज करेगा तो -3 + 3 में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन। 4 है तो हो जाएगा क्या? टेट्रा क्लोरो। गोल्ड का क्या हो जाता है बच्चों? ऑरेट। क्या हो जाता है? ऑरेट। यहाँ इसकी ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी। यहाँ पर बिकॉज ये हाइड्रोजन है, ये आसानी से H+ दे देगा, और जो H+ दे देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो अंत में हमें यहाँ पर क्या लिखना ज़रूरी है? अम्ल लिखना ज़रूरी है। ऑक्सीजन संख्या यहाँ निकाला तो यहाँ हो जाएगा +1, x -4 इजकल टू 0, -3 साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये +3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा अपना? हाइड्रोजन। 6 है तो हेक्सा क्लोरो। उसके बाद नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी? +4 हो जाएगी। तो ये हमारे टाइप हो गए कौन से? धनाभिषेक वाले। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है। इस कंपाउंड को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, इवन नीट के प्रश्न में भी पूछा गया है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का आईयूपीएसी नामकरण, 2 सोडियम है तो आयनीकरण क्षेत्र में संख्या व्यक्त नहीं करना है, तो हो जाएगा क्या? डाई सोडियम। यहाँ पर ये जो लिगेंड है बच्चों, यही बहुत कंफ्यूज करता है। ये एनो ज़रूर है लेकिन ये इसमें NO+ के रूप में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। ये हो जाएगा नाइट्रोसोनियम का N पहला आएगा कि साइनो का C पहला आएगा? तो साइनो का C पहला आएगा, तो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट। उसके बाद उसकी ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी। ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी? ये +2। यहाँ पर भी +1, ये हो जाएगा -5 इजकल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 -2 = 0, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो इसका नामकरण हो जाएगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकेंड। तो यहाँ पर टाइप सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टाइप की तरफ। टाइप थर्ड कैसा है? न्यूट्रल, जब ना इसके आगे कोई हो ना पीछे कोई हो। जैसे इस उदाहरण में हम देखते हैं, ना आगे कोई है ना पीछे, यहाँ ना आगे कोई है ना ही पीछे कोई है, यहाँ ना आगे कोई है ना पीछे कोई। इस प्रश्न में आपको डाउट ज़रूर होगा। यहाँ पर वाटर आपको दिख रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जल के जो मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रेट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? हाइड्रेटेड फॉर्म में है, अर्थात ये कैसा होगा? उदासीन ही होगा। इसका नामकरण करेंगे। केंद्रीय परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर 3 एमिन है, 3 क्लोरो है। क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राई एमिन, ट्राई क्लोरो। इसके बाद कोबाल्ट के नाम में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कोबाल्ट ही रहेगा। देन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगी कि ये 0 है, ये -1 है। -3 साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? +3। एमिन क्लोरो, यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा इसका नामकरण? नामकरण इसका हो जाएगा ट्राई एमिन ट्राई क्लोरो। देन क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा। उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 वाटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्राई हाइड्रेट। ऑक्सीजन संख्या आपको निकालना हो तो ये 0, ये -3 साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? +3 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल
आए, ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी बच्चों 0, क्योंकि कार्बोनिल कैसा लिगेंड होता है, उदासीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, मैं इसे डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर 3 प्रकार के लिगेंड है कि एमिन का ए, ब्रोमो का बी और क्लोरो का सी। तो नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है, एमिन का ए पहले आएगा बच्चों, तो डाई एमिन, डाई ब्रोमो, डाई क्लोरो, प्लेटिनम होगा या प्लेटिनम होगा, तो ऑफकोर्स क्या होगा बच्चों, प्लेटिनम होगा। तो आज के लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नामकरण के नियम देखा। हमने 3 टाइप देख लिया है। पहला टाइप जो जब संकुल आपके धनावेशित हो, दूसरे ऋणावेशित हो, तीसरे कैसे बच्चों उदासीन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्पेशल टाइप के आईयूपीएसी नामकरण, जैसे कि जिनमें सेतु लिगेंड उपस्थित हो या ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा नाभिक हो, ऐसे कंपाउंड्स का या ऐसे संकुल का हम आईयूपीएसी नामकरण अगले लेक्चर में करेंगे। तो यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।